हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। आज हम न्यूटन्स के तीनों लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम, या पहले जानते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में, जिसे हम बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके दोस्तों, चलिए वैसे तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जिसे हम बोलते हैं, पहले उसे डिस्कवर कर दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया के नेम से गैलीलियो ने। साइंटिस्ट गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया के नेम से इसको डिस्कवर कर दिया था, जिसको न्यूटन्स ने इन्हीं की बात को दूसरे वे में बोला और अपना लॉ दे दिया था। उसे बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ में बताते हैं न्यूटन कि एनी बॉडी इज़ इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, एनी बॉडी इज़ इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट until and unless external force were applied। ये बोलते हैं अपने लॉ में कि कोई भी बॉडी अगर चल रही है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो चलती ही रहेगी। अगर कोई भी बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम सुबह को सोते रहते हैं बहुत देर तक, मम्मी पापा इतनी आवाज़ देते हैं तब भी नहीं उठते, और फिर जब तक उनका थप्पड़ नहीं लगता हमें तब तक हम उठते नहीं हैं, या हम अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाते। यही न्यूटन्स हमें बताना चाहते हैं अपने लॉ में कि अगर हम सो रहे हैं, लाइक रेस्ट में हैं, तो हम रेस्ट में ही रहेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लाइक थप्पड़ बाहर से नहीं आ जाए। तो न्यूटन्स अपने फर्स्ट लॉ में यही बोलते हैं कि अगर कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, और कोई भी बॉडी अगर रेस्ट है तो वो रेस्ट ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना कर दें। तो न्यूटन्स बोलते हैं, देखिए, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये बोलता है, ओके, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो क्या होता है। देखिए, इफ़ इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है, और जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है तो हमारा एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है। और एक्सेलरेशन दो कंडीशंस पर ज़ीरो होता है। एक तो जब हमारी वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। और एक सेकंड केस ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो है, लाइक वो रेस्ट पर है कोई भी बॉडी, तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। तो ये न्यूटन्स ने अपने लॉ में ये सारी चीज़ें हमको बताई थी। तो जैसे हमने जाना कि मतलब आप देखिए कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चले ही जा रहा है जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा। और सेकंड केस में कि बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही। यही हमें न्यूटन्स अपने फर्स्ट लॉ में बताते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है एक एजम्पशंस पर बेस्ड है, विच इज़ पॉइंट मास। पॉइंट मास के एजम्पशंस पर बेस्ड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ देखते हैं हम पॉइंट मास, लाइक ये नहीं है कि पॉइंट मास की एक डॉट खींच दिया, पॉइंट मास कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पेपर के लिए ये जो पॉइंट मैंने लगाया, इट्स अ पॉइंट मास। जो हमारी पूरी अर्थ है उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट मास हो सकता है। हमारी अर्थ जो है पूरी गैलेक्सी के लिए एक पॉइंट मास हो सकता है। तो पॉइंट मास हम किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं कि हम किस चीज़ को पॉइंट मास मान रहे हैं। तो यहाँ भी हमने न्यूटन सेकंड लॉ में हम एक पॉइंट मास को एजम्पशन मानकर ही पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब न्यूटन सेकंड लॉ में बताते हैं जो एवरेज फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा हमें उतना ही फोर्स उस पर लगाना होगा, सेम वेलोसिटी से उसको आगे बढ़ाने के लिए। लाइक अगर छोटा मास है तो हमें उसे कम फोर्स लगाना होगा, क्योंकि कम मास है तो कम फोर्स लगाना होगा। और हमें उतनी ही वेलोसिटी से एक बड़े मास को भी आगे मूव कराना है तो हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा, क्योंकि मास बड़ा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा। और फिर जब हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तभी तो वो सेम वेलोसिटी से चल पाएगा। तो इसलिए बोलते हैं एवरेज फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जितना बड़ा मास उतना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ओके, अब
एवरेज फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। सेम अभी जैसे मैंने बताया कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा स्पीड हम ऑब्जेक्ट की बढ़ा सकते हैं, तो जितना कम फोर्स लगाएंगे उतनी कम स्पीड बढ़ेगी ऑब्जेक्ट की, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी ऑब्जेक्ट की। ओके, नेक्स्ट, एवरेज फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसमें ये है कि अगर हम कम टाइम में ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उतनी ही स्पीड में अपना एक्यूरेसी मेंटेन कर लेता है। लाइक कि हमने एक ऑब्जेक्ट को टी टाइम में फोर्स लगाया और वो एक वी वेलोसिटी से आगे गया। सेम हमें एक बड़े ऑब्जेक्ट को कम से कम टाइम में हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ना, ताकि वो उस पहले वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वेलोसिटी को मेंटेन कर सके और उसके ही साथ अपने अप्रोच पर पहुंच सके। तो अब हम इन तीनों को जब कंक्लूजन लेते हैं तो पता चलता है कि एवरेज फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बोला गया है अगर हम मास को कांस्टेंट कर देते हैं, सपोज अगर हम मास को कांस्टेंट कर देते हैं तो क्या होता है, मास बाहर आ जाएगा, तो फिर क्या आएगा, dv/dt हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखें या इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में लिखें, ये अभी तक हम इससे पहले बात कर रहे थे एवरेज फोर्स के बारे में, अब हम इंस्टेंटेनियस फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस फोर्स में अगर हम मास को कांस्टेंट कर देते हैं तो dv/dt हो जाता है। तो dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, तो हम इसकी जगह a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आता है कि इंस्टेंटेनियस फोर्स या नेट फोर्स इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो हमने यहाँ लिखा कि डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। सपोज यहाँ हमने ये एक ब्लॉक है और हमने इस तरफ फोर्स डाला, तो एक्सेलरेशन ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए बोला है कि एक्सेलरेशन की वो डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। चलिए दोस्तों, ये था हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ। अब आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ने के लिए। ज़्यादातर लोगों को पता है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बात तो ठीक है, बट इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो अधिकतर लोग नहीं जानते या वो इसे इग्नोर कर देते हैं। तो जानते हैं चलिए बाकी के पॉइंट्स के बारे में। इन्होंने बोला है कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंट बॉडी पर एक्ट किए जाते हैं। लाइक कभी भी एक बॉडी पर एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। सपोज अगर मैंने यहाँ अपना हैंड रखकर और इस नोटबुक को दबाया, तो ये मैं अपना रिएक्शन या एक्शन इस नोटबुक पर डाल रही हूँ और ये नोटबुक अपना रिएक्शन या एक्शन मेरे हाथ पर डाल रहा है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों हम कहाँ थे, हम सेकंड स्टेटमेंट पर थे कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी, कि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पर लगता है। जैसे मैंने इस नोटबुक पर प्रेशर डाला तो मैंने लाइक एक्शन या रिएक्शन फोर्स करा इस नोटबुक पर, और इस नोटबुक ने मेरे हैंड पर एक्शन या रिएक्शन फोर्स किया। तो ये हमेशा एक्शन और रिएक्शन फोर्स डिफरेंट बॉडी पर एक्ट होता है। अब थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रियल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज, मतलब एवरी रियल फोर्स, लाइक जो रियल फोर्सेस होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे रियल फोर्स होते हैं और इन रियल फोर्स पर ही एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं हमेशा। एक्शन एंड रिएक्शन अकर एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, that is you cannot differentiate between the action and reaction। इन्होंने बोला कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो एक साथ ही आते हैं एक ही टाइम पर, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा एक्शन फोर्स था एंड कौन सा रिएक्शन फोर्स था। दे एक्शन या रिएक्शन कम टुगेदर एंड दे टुगेदर डाई, मतलब ये आते भी एक साथ ही हैं फोर्सेस
और ख़त्म भी एक साथ ही होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स को हम डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं, वो एक साथ ही आते हैं और एक साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। सपोज़ जैसे ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, इस बॉल ने ए बॉल ने बी बॉल के ऊपर फोर्स एग्जिट करा तो आया फोर्स एफ ए बी, और इस बी बॉल ने ए बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा तो एफ बी ए आया। डेट मीन्स ए बॉल ने बी के ऊपर फोर्स लाइक एक्शन करा तो बी बॉल ने ए बॉल के ऊपर रिएक्शन दिया। तो इसीलिए हम बोलेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। इधर माइनस इसलिए आया है दोनों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर एक्शन और रिएक्शन फोर्स डाल रहे हैं, इसीलिए इधर यहाँ माइनस आया। तो ये बताता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेम जो हम सबको पता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।